नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बाद संवैधानिक विकास। जब 1857 की क्रांति हुई तो निश्चित रूप से ये मालूम पड़ गया कि कंपनी फेल हो चुकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी वो पूरी तरह फेल हो चुकी है, किसी प्रकार से शासन उसके कंट्रोल में नहीं चल सकता। तो इस प्रकार से जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तय किया कि अब जो राज होगा वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन होगा। इस प्रकार का विचार उसने रखा और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये पूरा अधिनियम तैयार हुआ। क्या है इसमें वो देखते हैं। ताज का शासन। अच्छा, इसको एक चीज और ध्यान रखना कि जब 1858 में जब भाई कंपनी का राज तो खत्म हो गया, अब क्राउन का शासन चलेगा, ताज का शासन चलेगा। तो वो 58 से लेकर के और जब तक भारत आजाद हुआ तब तक क्राउन का ही शासन भारत में रहा। तो ताज का शासन 1858 से लेकर के 1947 तक चला। 1858 के अंदर जब भारत शासन अधिनियम बन के आया, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो 1857 के विद्रोह के बाद आया था निश्चित रूप से। फिर भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, अच्छी तरह याद रखना कि ये जो अधिनियम था वो भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ क्रांति हुई है, इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोग खुश नहीं है और ऐसे में यहाँ के लोगों को अच्छा शासन नहीं मिला और अब शासन मिलना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने तय किया कि 1858 में एक अधिनियम तैयार हो जो अच्छा शासन दे सके। इसलिए इस अधिनियम को ही क्या कहा गया? भारत में अच्छा शासन बनाने वाला अधिनियम कहा गया। अगली बात, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। हमने बता ही दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके और क्राउन का शासन शुरू हो गया। गवर्नरों और उनके क्षेत्रों राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। जितने भी गवर्नरों के पावर थे या और अन्य जो अधिकारी यहाँ पे शासन कर रहे थे, उन सब के पावर किसको दे दिए गए? ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंचा दिए गए। कहने का मतलब अब जो काम भारत में होगा वो अंडर ब्रिटिश क्राउन होगा। ब्रिटिश क्राउन के अधीन ही जो कुछ होना है वो यहाँ होगा। गवर्नर या कोई भी होगा वो क्राउन के अधीन होगा। कुछ भी हो फिर यहाँ वो सब किसके अधीन होंगे? क्राउन के अधीन। तो जितनी भी शक्तियां यहाँ के अधिकारियों को थी ना, वो एक बार को लेकर के सारी शक्तियां और किसके पास भेज दी गई? क्राउन के पास भेज दी गई। अगली बात इसमें जो आती है वो ये कि इस अधिनियम में नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट, यानी हमने दो चीजें पहले पढ़ी थी। अगर अच्छे से पहले से लगातार पढ़ते आ रहे हो तो निश्चित रूप से चीज पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़े हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में दे दूंगा, या फिर से सीधे भी जाकर के और पढ़ सकते हैं वीडियोस के ऊपर जाकर के। पिछले वीडियो जो एम लक्ष्मीकांत के लगातार हम पढ़ाई रहे हैं, शुरू से स्टार्ट की है, कंप्लीटली पूरी किताब पढ़ाई जाएगी। इसलिए नए विद्यार्थी हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, तो बात क्या हुई इसमें कि पहले जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि दो जो है बोर्ड बने थे, एक डायरेक्टर का और एक कंट्रोलर का, जिसे नाम दिया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये दो नाम दिए गए थे। इन दोनों के द्वारा शासन व्यवस्था को संभाला जा रहा था। ये राजनीतिक नियंत्रण कर रही थी, ये व्यापारिक नियंत्रण कर रही थी। तो इन सब चीजों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, हटाया, सबको हटा दिया। मतलब क्राउन को इतना पावरफुल बना दिया कि सारे बोर्ड, सारे गवर्नरों के पावर, कंपनी के कंप्लीट पावर सब समाप्त करके और सारा पावर किसको दे दिया गया? क्राउन को दे दिया गया। तो इस अधिनियम में नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त करके भारत में शासन की द्वैध प्रणाली, जो दो प्रणाली थी, एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन चल रही थी, एक निदेशक कोर्ट के अधीन, इस प्रकार से दो शासन प्रणाली चल रही थी। एक राजनीतिक नियंत्रण जो नियंत्रण बोर्ड के अधीन था, एक जो व्यापारिक तरीके से चल रहा था वो कि डायरेक्टर के अकॉर्डिंग चल रहा था। वो दोनों समाप्त कर दिए गए। एक बात का विशेष ध्यान रखना, द्वैध शासन प्रणाली यहाँ पर तो ये थी, और आगे जाकर 1909, 1935 के तहत जो चीजें चली वहां पर जो शासन प्रणाली द्वैध और द्वैध शासन प्रणाली वो सब चीजें थी, वो शासन के दो रूप थे। उनको हम आगे पढ़ेंगे, उनको इससे बिल्कुल कनेक्ट आपको नहीं करना है। बल्कि यहाँ का द्वैध शासन का मतलब है नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट। ये दो शासन यहाँ पर हैं और इन दोनों को यहाँ यानी 1858 में समाप्त कर दिया गया। इससे पहले ये दोनों शासन यहाँ पर कर रहे थे। क्लियर? लेकिन 58 के अंदर इन दोनों को भी समाप्त कर दिया गया। एक नया पद लाया गया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो पद क्या था? राज्य सचिव का। राज्य सचिव का एक नया पद सृजित हुआ, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी था। ऐसा नहीं था कि वो जो सचिव था
जो सेक्रेटरी बनाया गया वो पूरे भारत में चाहे वो करेगा नहीं, वो पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ही था। जो काम ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे बताती वो काम वो यहाँ कर लेता। लेकिन एक पोस्ट बन गई थी, कौन सी? राज्य सचिव की। बाकी था वो पूरी तरह से किसके अंडर में? ब्रिटिश संसद के प्रति ही वो उत्तरदायी था। ब्रिटेन की संसद जो है, यानी उसे प्रश्न पूछती कि एक साल में अगर मान लो, जैसे हर साल संसद तो लगती, वही संसद तो जो है वो 6 महीने से तो निश्चित रूप से अनिवार्यता है। वहां पर भी क्या है कि ब्रिटिश संसद लगने के लिए 6 महीने की अनिवार्यता आवश्यक है। 6 महीने के अंदर अंदर एक बार संसद लगनी है, क्योंकि भारत वाला ब्रिटेन वाली संसदीय व्यवस्था तो सेम ही है, और सेम बात है कि 6 महीने में क्या करना, आपको संसद लगानी है। अब वहां जब भी संसद लगती तो वो भारत सचिव के बारे में जानकारी रखती या पूछ सकती थी कि भारत सचिव ने क्या किया, तो भारत सचिव वहां ब्रिटिश संसद में जाकर के जवाब देता। ठीक, तो इस प्रकार उत्तरदायी था वो ब्रिटिश संसद के प्रति, ध्यान रखना। ठीक, कौन? भारत सचिव या राज्य सचिव के रूप में था, भारत का राज्य सचिव। ठीक है, तो ये पोस्ट डेवलप की गई, भारत का राज्य सचिव। और ये किसके प्रति उत्तरदायी? ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी। अगली चीज, भारत सचिव की सहायता के लिए, मतलब अभी जो भारत सचिव बनाया गया ना, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। जो एक सलाहकार परिषद थी, परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। एक परिषद बनाई गई 15 सदस्य, और उन 15 सदस्यों के ऊपर भारत सचिव, ऐसे करके एक पूरी परिषद बनी। और उस परिषद को जो है वो परिषद कैसी थी उसको भी समझ लेना। सलाहकार परिषद थी। क्या भूमिका थी उसकी? केवल सलाह देने तक की, टोटली सलाह के अलावा कुछ नहीं दे सकती थी वो। ठीक है, तो 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव था, यानी यहाँ की जो भी घटनाएं थी उनके लिए ब्रिटेन के क्राउन तक, या ये बोले कि ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार तक जो है वो क्या कर सकता था, यहाँ से सलाह वहाँ दे सकता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर सलाह दे सकती थी परिषद, और कुछ नहीं कर सकती थी। ठीक, तो यहाँ क्या बातें हुई, हमने जो 1858 के अंतर्गत पढ़ा उसमें महत्वपूर्ण रूप से हमने क्या क्या जाना। पहली चीज इसके अंदर हमने जाना, जो अधिनियम 1858 का पढ़ा उसमें 2 चीजें हमने जानी। पहली तो हमने यहाँ जानी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरी तरह समाप्त होकर के और क्राउन का शासन स्टार्ट हो गया। दूसरी बात हमने क्या जानी कि जो द्वैध शासन प्रणाली थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अकॉर्डिंग, वो समाप्त करके और भारत सचिव नाम का एक पद दिया गया, और वो भारत सचिव अपने 15 सदस्यों के साथ मिलकर के सलाहकारी भूमिका निभाने लगा। क्लियर? अगली चीज अब आता है कि इसके तहत भारत, यानी इसी 1858 की बात करें हम, तीसरी विशेषता। ठीक, पहली विशेषता में ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त और क्राउन का राज शुरू। दूसरी विशेषता हमने क्या पढ़ी कि भारत सचिव स्टार्ट हो गया। और तीसरी विशेषता हम पढ़ने जा रहे हैं, वो आपके सामने है कि भारत का शासन सीधा महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदल करके, गवर्नर जनरल का जो पद नाम था, अब तक तो गवर्नर जनरल था, उस पद नाम को बदल दिया गया, क्योंकि अब वो जनरल नहीं रहेगा। ठीक, वो क्या हो जाएगा, अब वायसराय बना दिया गया। ठीक है, मतलब मेन चीज कौन रहेगी अब, विक्टोरिया, और उसके अंडर में है ये केवल वायसराय। हालांकि पावर उतने ही थे, सारी बातें थी, लेकिन पदनाम बदल करके ये चिन्हित कर दिया गया कि भाई तू अब सब कुछ नहीं है, यहाँ का सब कुछ तो क्राउन ही है। ठीक, तो इसलिए नाम बदल दिया गया इसका, गवर्नर जनरल की जगह क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया, और भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गया। मतलब क्राउन का प्रतिनिधि कौन होगा, वायसराय, ये तय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बन गए। ठीक है, ये भी प्रश्न, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आ रहे हैं, और जब मैं प्रश्न बच्चों से पूछता हूं तो गलत बता रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 2-3 प्रश्न आपके माइंड में हमेशा चलने चाहिए। पहला, बंगाल का गवर्नर कौन था। दूसरा प्रश्न, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तीसरा प्रश्न, पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन था। और चौथा प्रश्न, वायसराय कौन था। ये 4 प्रश्न तो क्लियरली याद होने चाहिए। ठीक है ना, अगर ये याद नहीं है तो दिक्कत है। ठीक है, तो इसलिए इनको देखो, खोजो, जो प्रश्न चारों मैंने रख दिए उन चारों को याद करोगे, देखोगे, ढूंढोगे। ठीक, आगे चलते हैं। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी, और जिसे भारत और इंग्लैंड के मुकाबला वापस देखना इसको। इस कानून के तहत, किस कानून के तहत, 1858 के कानून के तहत भारत सचिव की परिषद, यानी जो अपने परिषद बात की थी 15 सदस्य और एक खुद भारत सचिव, उस परिषद का गठन किया गया, ये हमने पढ़ा है, जो कि एक निगमित निकाय थी। अच्छा, एक बात और इसमें ध्यान रखने की है, ये लाइन इसलिए लिखी थी मैंने कि एक निगमित निकाय भी है, सलाहकारी निकाय तो थी,
ये एक निगम के रूप में भी काम कर रही थी। कौन? भारत सचिव और उसकी वो परिषद, वो एक निगम के रूप में काम कर रही थी। और जिसे भारत और इंग्लैंड के में मुकदमा करने का अधिकार भी था। मतलब वो क्या थी कि पूरी तरह से गवर्नमेंट की नहीं थी, निगम था। निगम जानते हो ना, आधा सरकार थी, प्राइवेट वैसे थी। वो अपने किसी भी मुकदमे का केस जो है वो भारत में भी रख सकती थी और ब्रिटेन के अंदर भी अपना मुकदमा लड़ सकती थी। अधिकार था, इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। और इस पूरी किसके ऊपर? भारत सचिव और उसकी जो परिषद है वो, उसके ऊपर भी केस किया जा सकता है। और वो परिषद भी अगर चाहे तो किसी दूसरे व्यक्ति पर केस कर सकती थी, और वो केस भारत में भी कर सकती थी और ब्रिटेन जाकर भी कर सकती थी। कहने का मतलब जो इसके अंदर ध्यान रखना है वो ये कि भारत सचिव और उसकी परिषद निगमित संस्था थी, पूरी तरह से गवर्नमेंट संस्था नहीं थी। सलाहकारी परिषद के रूप में थी और निगमित थी। ये दो चीजें भारत सचिव और उसकी परिषद के बारे में आपको ध्यान रखना है। और एक बात बताई दिया कि गवर्नर जनरल जो है उसका नाम बदल करके वायसराय बन ही गया था। अब हम बात करते हैं आखिरी महत्वपूर्ण बात जो 1858 के शासन अधिनियम की थी, वो ये कि इस कानून का प्रमुख उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण, उसका नियंत्रण, ये सब हो सके। मतलब प्रशासन को इस प्रकार से बेस्ट बनाना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर नियंत्रण, निर्देशन, अधीक्षण कर सके। इसके लिए एक प्रशासनिक सुधार, सबसे बड़ा मकसद 1858 के अधिनियम का था प्रशासनिक सुधार। ठीक है, हालांकि इन सभी अधिनियमों का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार ही रहा था, लेकिन इसका जो मेन टारगेट ही एक ही था कि यहाँ का जो प्रशासन जो है, शासन व्यवस्था, उसे पूरी तरह से क्राउन के अंडर में कर दिया जाए। और यहाँ छोटा मोटा जो ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं ना, इसको पूरा सब कुछ इनका पावर खींच लिया जाए। इस प्रकार का पूरा प्लानिंग इसके अंतर्गत थी। इसने भारत में प्रस्तुत शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया, और बाकी जो शासन प्रणाली थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बस उद्देश्य एक ही था, वो समझ लो क्या? प्रशासनिक मशीनरी में सुधार। ठीक, ये महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1858 के अधिनियम का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था, तो एक ही था, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार। ठीक है, मशीनरी को सुधारना था। ये ऐसा नहीं कि कोई शासन प्रणाली में जो यहाँ जो प्रणाली चल रही थी, जो गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर का नाम बदला, बाकी पावर वही रहे सारे, वो सारी चीज़ें सेम थी, कोई चेंज नहीं था। वायसराय को नाम देने का मकसद केवल इतना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में दिखाई दे, बस, और बाकी ज़्यादा बड़ा मकसद इसके अंतर्गत नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1858 का अधिनियम अच्छी तरह से याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार फटाफट एक बार रिपीटेशन मार लो इसका। ठीक, क्या था? सबसे पहली चीज, सबसे पहला पैराग्राफ जो अपन ने पढ़ा, उसका मतलब यही था कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया और उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया। दूसरा हमने क्या जाना था? दूसरा हमने जाना था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये सब समाप्त, और उसकी जगह भारत सचिव आ गया। भारत सचिव के साथ उसकी 15 सदस्यीय एक कमेटी होगी। ये पूरे 15 और एक सचिव 16 मिलकर के क्या करेंगे? सलाह देंगे। और सलाहकारी परिषद के साथ साथ ये एक निगमित परिषद भी होगी, निगमित निकाय भी निश्चित रूप से होगी। अर्थात ये पूरी तरह से सरकारी नहीं होकर के और आधी गवर्नमेंट बोल सकते हैं इसे, निगम जानते हो आप अच्छी तरह से। निगम का मतलब होता है आधा सरकारी आधा गवर्नमेंट, उस रूप में थी। और जो महारानी का शासन था वो अब गवर्नर जनरल ने चला करके और वायसराय चला गया, नाम बदला गया, और उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं था, वायसराय नाम कर दिया गया। बस इतना ध्यान रखना, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, तो वायसराय यानी वॉइस यानी आवाज कहाँ जाती है? वो इस कान में जाती है, तो कैनिंग, वायसराय कैनिंग, ऐसे याद रख लेना। अब बात करते हैं लास्ट के अंदर अपन ने समझा क्या कि इसका प्रमुख टारगेट क्या था? तो टारगेट एक ही था, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार। ये था 1858 का अधिनियम। और अब बात करेंगे हम 1861 के अधिनियम की। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया था कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। ये बात उसी समझ में आ गई थी, 1858 के अधिनियम के तहत उनके समझ में तो आ चुकी थी कि भाई अब अगर हमें यहाँ शासन करना है ना, तो भारतीयों को साथ में लेना पड़ेगा। वो तो 1857 की क्रांति के बाद समझ में आ गई थी, लेकिन उस समय वो अप्लाई नहीं कर पाए। लेकिन 61 में जाकर के उन लोगों ने भारतीयों को शासन में भागीदार करना शुरू कर दिया। ये उनके माइंड में तो पहले था, लेकिन प्रयास पहली बार 61 में किया। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 92, 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। ठीक, इस बात के, इस सोच के अंडर में कि भारतीयों को सहयोगी बनाना पड़ेगा, इस सोच को ध्यान रखते हुए 3 कानून उन्होंने बनाए, 61, 92 और 1909। अब सबसे पहले 61 की बात करेंगे अपन
61 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। क्योंकि ये अधिनियम महत्वपूर्ण क्यों हुआ, शुरुआती रूप से ये महत्वपूर्ण क्यों हो गया, क्योंकि इसने क्या किया था, भारतीयों को सहयोगी बनाना शुरू कर दिया था, शुरू किया था इसने भारतीयों को सहयोगी बनाना शुरू किया था, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण था। अब भारतीयों को सहयोगी की जो है बनाना था शासन व्यवस्था के अंदर, तो उसकी प्रक्रिया क्या थी। 1861 के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी भारतीयों को शासन व्यवस्था में शामिल करना। शामिल करने के लिए जो महत्वपूर्ण बात आई वो थी कानून बनाने की प्रक्रिया, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करना था। अब भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करोगे तो निश्चित रूप से कानून कौन बनाता है, विधायिका बनाती है। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण चीज रखी गई कि विधान परिषद जो है उसके अंदर कुछ मनोनयन कर दिया जाए, और ऐसा सोच करके लॉर्ड कैनिंग ने 1862 के अंदर, चूंकि लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे, तो उन्होंने क्या किया कि 3 व्यक्तियों को उस विधान परिषद में, जो कि कानून बनाने वाली संस्था थी, उसमें मनोनीत कर दिया। कौन थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। 3 व्यक्तियों को विधान परिषद के अंदर मनोनीत कर दिया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, तीनों को जो है वो यहां मनोनीत किया। और किसने मनोनीत किया, लॉर्ड कैनिंग ने किया। ठीक, 61 में अधिनियम आया, 62 में उन्होंने नियुक्त कर दिया। और चूंकि अधिनियम में बात तय थी कि कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करना है, इसलिए यहां पर विधान परिषद में ही शामिल किया। लेकिन एक चीज और थी बड़ी महत्वपूर्ण, क्या कि भारतीय जो वायसराय जो था वो कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद, यानी उस वायसराय की जो विस्तारित परिषद होगी उसमें गैर सरकारी सदस्य के रूप में भी शामिल कर सकता था। सकता था मतलब वो उसकी इच्छा पर था। ठीक, वो चाहे तो वो ऐसा कर सकता है कि अपनी जो कार्यकारिणी है उसके अंदर कुछ भारतीयों को शामिल कर सकता है गैर सरकारी सदस्य के रूप में। ये भी इसके अंदर एक विशेषता रखी गई। अगली बात आई, वो मतलब प्रतिनिधित्व मिल गया, भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास पूरा किया गया कि भाई विधान परिषद में दे दो कानून बनाने की प्रक्रिया के तहत। तो उसके लिए 3 लोगों को दे भी दिया। बनारस के, वो आप ध्यान रखना कौन कौन थे वो 3, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इन तीनों को 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में मनोनीत किया था। और इसके साथ साथ वायसराय अपनी कार्यकारिणी में भी गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को शामिल कर सकता था। ये 2 बातें उसमें तय थी। अब बात करते हैं इसमें कि और क्या था 1861 में। तो इस अधिनियम में मद्रास, बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। अब थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएंगे तो हमने लगातार पढ़ा है कि भारत में पहले गवर्नर था बंगाल का, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना। जैसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो वो बंबई और मद्रास के ऊपर मालिक के रूप में हो गया। फिर वही व्यक्ति पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना तो वो और पावरफुल हो गया। ठीक, इस प्रकार की व्यवस्थाएं चलती गई। और जो कानून बनाने की जो पावर जो मद्रास और बंबई के पास थे वो कम होते चले गए। लेकिन अब जो है 1857 की क्रांति के बाद उनके दिमाग में बात आ गई अंग्रेजों के कि भाई यहाँ के लोगों को आप स्थानीय स्तर पर कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करोगे तो बचेगा काम, नहीं तो ये तो क्रांति जबरदस्त हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अब 1858 के बाद में, जो विशेष रूप से थे कि 1858 का तो एक बार कंट्रोल करने के लिए मामला था, बाकी जो भारतीयों को शामिल करना और जो नए प्रोसेसिंग लानी थी वो सब तो 61 में ही हुई थी, जो बड़े परिवर्तन करने थे। ठीक, तो 61 में ये भी एक बड़ा परिवर्तन था कि बंबई और मद्रास जो है इनको फिर से पावरफुल बनाओ, जिनको धीरे धीरे कमजोर बनाया गया था पहले, क्योंकि धीरे धीरे किसको दिए गए थे पावर, गवर्नर जनरल को। तो पहले कमजोर किया गया था, बंबई और मद्रास के जो शासन व्यवस्थाएं थी उनको पहले कमजोर किया गया था। अब सोचा गया कि नहीं, इन्हें नीचे वालों को कमजोर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, केंद्रीकरण नहीं विकेंद्रीकरण करो। इसलिए शक्तियां ऊपर से वापस नीचे की तरफ भेजी गई और मद्रास और बंबई इन दोनों की विधान परिषदों को, यहाँ के गवर्नरों को, यहाँ की शासन व्यवस्था को फिर से मजबूत करने का प्रयास इस अधिनियम 1861 के अधिनियम के तहत किया गया। तो इस अधिनियम में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि विकेंद्रीकरण फिर से शुरू हुआ। इस प्रकार इस अधिनियम में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू की गई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया। 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा ही अपने चरम पर पहुंची थी। ये बात मैंने बता दी कि 1773 में तो क्या हुआ था, ये शुरुआत हुई थी कैसे कि बंबई और मद्रास को कमजोर किया जाए और जो है बंगाल को मजबूत किया जाए, यानी केंद्रीकरण बढ़ाया जाए। 1773 में केंद्रीकरण बढ़ाने का प्रयास चालू हुआ था।
फिर 33 के अंदर तो वो अपने सर्वोच्च शिखर पर था, ठीक है। एक टॉप मोस्ट जो है बंगाल के गवर्नर को जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाना, इस प्रकार की गतिविधियां चल रही थी। तो कहने का मतलब ये बड़े स्तर के ऊपर केंद्रीकरण था। क्या था? केंद्रीकरण। उस केंद्रीकरण को विकेंद्रीकरण में फिर से 1861 में बदलना शुरू कर दिया गया। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। यानी 1861 से जब ये विकेंद्रीकरण शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता स्थान स्तर पर शासन ताकत बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण स्वायत्तता मिल गई थी। ये 37 तक आते आते मिली। लेकिन ये समझो कि 1861 के बाद लगातार प्रांतीय स्तर के ऊपर पावर बढ़ते गए, स्थानीय स्तर पर पावर बढ़ने शुरू हो गए। अब बात आती है कि बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1861, 66, 97 इनके अंदर विधान परिषद का गठन होने, वही बताई दिया मैंने बात। बस सीधी सी एक ही फैक्ट समझ जाओ आप, क्या कि स्थानीय स्तर को मजबूत करना शुरू कर दिया गया। तो इसके लिए बंगाल में, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में, पंजाब में, हर जगह क्या बनाया गया? बंगाल के अंदर 1861 में, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में। तीनों सन याद रखना, 62, 66 और 97। 62, 66, 97। एक तो दो बार बोलोगे याद हो जाएगा। 62, 66, 97 और फिर बंगाल है ही, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत वहां पर है ही, और एक पंजाब में विधान परिषद का गठन कर दिया गया। विधान परिषद का गठन, ठीक। कहने का मतलब लोकल लेवल पर विधान परिषदों का गठन शुरू हो गया। इससे वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिलिंग की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। मतलब इस अधिनियम ने एक पावर और दिया, किसको? वायसराय को। क्या? अध्यादेश जारी करने का। बड़ा महत्वपूर्ण था, यह पावर भी दिया गया कि भाई अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? वायसराय, ठीक। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। मतलब अध्यादेश जारी कर सकता था, और वो तो वही बात है 6 महीने के लिए कर सकता था। अभी भी क्या कर सकता है? अभी भी इतना ही कर सकता है, ठीक है। वो तो कंडीशन उसी प्रकार की थी, लेकिन अध्यादेश जारी कर सकता था। ये पावर विशेष रूप से मिल गया किसको? गवर्नर को। क्लियर है? बात समझ आ चुकी होगी। दो बातें इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है। क्या? स्थानीय स्तर पर विधान परिषदों का विस्तार हो गया और अध्यादेश जारी करने का पावर गवर्नर को मिल गया। अब बात आती है कि वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति दे दी। ये अलग पावर दिया गया किसको? वायसराय को। क्या दिया गया कि भाई अगर आपको अपनी परिषद, वायसराय की परिषद तो होगी, जो सचिव था, सचिव की परिषद थी, ठीक है। तो वो परिषदें तो थी, तो परिषद जो थी उस परिषद में कार्य संचालन करने के लिए, काम को चलाने के लिए अधिक नियम बना सकता है कौन? वायसराय। अधिक आदेश दे सकता है कौन? वायसराय। मतलब वायसराय को थोड़े से पावर दे दिए। अगली बात, लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1857 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद एक पोर्टफोलियो पॉलिसी किसने शुरू की थी? कैनिंग ने। वही था उस समय तो कैनिंग ने पोर्टफोलियो पॉलिसी चालू की थी, उसे परमानेंट कर दिया गया। किसके तहत? 1861 के तहत। कुल मिलाकर के बात यही थी कि गवर्नर को कुछ पावर थोड़े से बढ़ाए गए, ठीक, लेकिन थोड़े स्पेशल प्रकृति के बढ़ाए गए। जैसे अब इसके अंदर क्या था? इसके अंदर आदेश, जो शक्ति बनाने, मतलब अधिक नियम और आदेश देने का। अब नियम और आदेश देने का पावर बढ़ाया, कोई विशेष नहीं था। पोर्टफोलियो दिया तो वो भी कोई ज़्यादा विशेष नहीं था, लेकिन छोटे छोटे थे, लेकिन कुछ पावर दिए गए। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। मतलब पहले क्या था कि एक व्यक्ति एक पोस्ट ले सकता है, लेकिन अब इसके अंदर थोड़ा चेंज किया गया तथा उसे इस विभाग में काउंसलिंग की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। सीधी सी बात इसमें इतनी समझनी है आपको कि वायसराय की कार्यकारिणी में जो लोग काम करते थे ना, जो सरकारी कर्मचारी, वो पहले क्या थे कि एक व्यक्ति सिर्फ एक विभाग में काम कर सकता था, लेकिन अब वो एक व्यक्ति 2-3 जगह भी काम कर सकता है अगर ज़्यादा योग्य है तो। बाकी इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इसमें नहीं है।